हेलो मित्रों, हम लोग आ गए हैं आज हिस्ट्री के एक चैप्टर को लेकर, जिस चैप्टर का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने आज कोशिश किया है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों ने लेकर आया है। ये 10 क्वेश्चंस में हमने पूरे चैप्टर को ही खत्म कर दिया। तो कोशिश कीजिएगा कि इस 10 क्वेश्चन को आप देख के जाएं। आई होप ये 10 क्वेश्चन देखने के बाद आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस 10 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से देखिएगा। ये 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जो 17th जो एग्जामिनेशन होने वाले बीपीएससी में, एक क्वेश्चन तो इस यहाँ से रहेंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पशुपालन एवं कृषि, याद रखिएगा भारत में बोल रहा है, भारत के बाहर नहीं बोल रहा है, भारत में बोल रहा है कि पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? याद रखिएगा, अंजीरा बोल रहा है, दम्ब सादत से, किलीगुल मोहब्बत से, मेहरगढ़ से, अपरूप में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मेहरगढ़। क्या होगा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें प्राप्त हुई है। अब आइए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि मेहरगढ़ क्या है, और मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन 64th बीपीएससी 2018 में पूछा गया है, तो ये तो फिक्स है कि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। लेकिन मेहरगढ़ से सवाल उठे हैं, तो मेहरगढ़ पे हम लोग आगे ऊपर नीचे थोड़ा देख लेते हैं कि क्या चीजें हैं। तो ये सबसे पहले कह रहा है कि मेहरगढ़ यह स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान, जो कि कहाँ, पाकिस्तान में पड़ता है ना, पाकिस्तान की कच्ची मैदानी क्षेत्र में है ना। वर्तमान में भी पाकिस्तान में था, लेकिन उस वक्त कहाँ था, हमारे इंडिया में होगा, है ना। अब ये कह रहा है कि यह बलूचिस्तान किस नदी पर है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बलूचिस्तान जो है किस नदी पर है। तो याद रखिएगा बोलन नदी। ये भी पूछा जा सकता है कि मेहरगढ़ किस नदी पे पड़ता है। तो याद रखिएगा बोलन नदी के किनारे स्थित है ना। कंफ्यूज नहीं करना है, क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घुमा के पूछा जाएगा। दूसरी चीज, ये बीपीएससी है, इससे आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ये कुछ भी पूछ सकता है, आप जो आप कभी सोच नहीं सकते। आगे कह रहा है कि यहाँ के लोग फसल के बारे में देखिए। यहाँ के लोग जो थे फसल में किस किस चीज को जानते थे। याद रखिएगा गेहूं और जौ, गेहूं एवं जौ की खेती करते थे। ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, तथा भेड़ बकरियां एवं अन्य जानवर भी पालते थे। यानी जानवरों में अगर बात करें तो भेड़, बकरी, है ना, इन सब जानवरों से भी वो क्या थे, परिचित थे। याद रहेगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार का प्रयोग करते थे। सबसे अच्छा चीज कि यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन बनाना जानते थे। तांबा जो होता है उनसे ये परिचित थे, इसलिए ये तांबे का भी औजार का प्रयोग करते थे। आगे देखिए कह रहा है कि मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में खेती और पशुपालन के साथ दिखाने वाला सबसे पुराना स्थल है। याद रखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रहा है, जहां खेती और पशुपालन के बारे में सबसे पहला साक्ष्य कौन दिखाता है, मेहरगढ़। और ये सबसे पुराना स्थल भी है। ठीक है। कह रहा है इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला, चावल याद रखिएगा, चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोयडिहवा माना जाता है। याद रखिएगा, चावल सबसे पहले कहाँ दिखा, कोयडिहवा। कोयडिहवा कहाँ है, याद रखिएगा, जगह है जहां पर सबसे पहले चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो यहाँ से जो चीजें हैं समझने वाली वो क्या है, मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, किस नदी के किनारे बसता है, यहाँ के लोग किन किन चीजों से परिचित थे, है ना। यहाँ के लोग बर्तन बनाना जानते थे, औजार के बारे में जानते थे। चावल का सबसे पहला साक्ष्य वो कोल्डिवा मना से प्राप्त हुआ, जो बलूचिस्तान में ही एक जगह है जो आपको जहाँ पड़ता है। तो यहाँ एक चीज याद रखिएगा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, सिंपल सी बात, भारत पशुपालन कृषि प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए, याद रखिएगा, मेहरगढ़ से। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से मातृ देवी, ध्यान से लिखिएगा, मातृ देवी की मूर्ति, पासा और दर्पण के साक्ष्य मिलते हैं। किस स्थान से? आपका ऑप्शन देखिए दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन आपको दे रहा है हड़प्पा से, मोहनजोदारो से, है ना। उसके बाद क्या रहा है,
धोलावीरा, तीसरा लोथल और चौथा जो है आपका लोथल, पांचवा एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, कमेंट में आप लिखिएगा जरूर, इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, हड़प्पा से हमें मातृ देवी की मूर्ति, पासा और दर्पण के भी साक्ष्य मिले हैं। आइए इसमें थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि हड़प्पा के बारे में थोड़ा समझते हैं, हड़प्पा क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, कर हड़प्पा, कर यह रावी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? याद रखिएगा, रावी नदी के तट पर है। और कह रहा है लिंग और योनि के पाषाण प्रतीक, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली में गेहूं और जौ, ठीक है, पासा, दर्पण आदि के अवशेष यहीं से प्राप्त होते हैं। तो हड़प्पा में याद रखिएगा, है ना, लिंग योनि की मंदिर भी जो मूर्ति बोल सकते हैं प्रतीक के तौर पे, मातृ देवी की मूर्ति, है ना, लकड़ी की ओखली में गौ जौ, गेहूं जौ का मतलब हड़प्पा के लोग गेहूं और जौ के बारे में जानते थे। पासा जो लीडो खेलते हैं वो वाला पासा भी यहीं से मिला है। दर्पण, इन सब के अवशेष हमें हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, काष्ठ धातु की बनी हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुआ है। आपने पढ़ा होगा कि हिरण को कुत्ते पीछा कर रहा है ना, उसकी भी मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई है। और किस चीज की बनी थी? याद रखिएगा, कांस्य धातु की। कांस्य धातु यहाँ से इंपॉर्टेंट है ना, यानी हड़प्पा के लोग कांस्य धातु के बारे में जानते थे। उसके बाद लाल, लाल वलुआ पत्थर जिसको रेड सैंडस्टोन बोलते हैं, है ना, उससे बना हुआ पुरुष की धड़, है ना, पुरुष की धड़ ऊपर वाला, ठीक है, वो भी मिला यहीं से है। और जितने भी चीज है ये सारे यहीं के खुदाई से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहला चीज कि आपसे जो बार बार क्वेश्चन इस तरह घुमा के पूछते हैं कि कौन सी चीजें कहाँ मिली है, तो याद रखिएगा कि मातृ देवी की मूर्ति, पासा, दर्पण, इन सब सबों का साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिलता है ना। और अब नीचे जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसको आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा, क्वेश्चन वहां से भी बनते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? कह रहा है मोहनजोदारो किस नदी के तट पर स्थित है? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप इसका जवाब दें। मोहनजोदारो किस नदी के तट पर स्थित है? सबसे पहला बोल रहा है रावी नदी, दूसरा बोल रहा है सिंधु नदी, तीसरा बोल रहा है सतलज, चौथा बोल रहा है बोलन नदी, और पांचवा है उपयुक्त में एक से अधिक। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो मोहनजोदारो किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा, मोहनजोदारो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। किस पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं कि इससे क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं। जैसे पहला बोल रहा है हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो याद रखिएगा, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदारो की अगर बात करें तो मोहनजोदारो सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है बच्चों, कौन? मोहनजोदारो। एक है रोपर, रोपर किस नदी के तट पर स्थित है? याद रखिएगा, सतलज नदी के तट पर स्थित है। कौन? रोपर। ठीक है, आगे देखिए, करब मेहरगढ़, मेहरगढ़ किस नदी के तट पर है? तो मेहरगढ़ जो है वो बोलन नदी के तट पर स्थित है ना। तो यहाँ से नदी पर स्थित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये दो चार जगह हैं जो इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में आप जरूर याद रखिएगा, ये हमारे एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर से एक बार मैं बता दूं, मोहनजोदारो किस नदी के तट पर स्थित है? याद रखिएगा, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कौन? मोहनजोदारो। ठीक है, आगे देखिए, नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए, 10 सेकंड का टाइम है। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदारो, तीसरा है लोथल, चौथा है राखीगढ़ी, और पांचवा उपयुक्त में से एक से अधिक। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जल्दी, जल्दी बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर लोथल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोथल को। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। आइए जरा सा हम देखते हैं इस पे बना कुछ और भी क्वेश्चन जो एग्जाम में प्रोबेबली बन सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए क्या है, पहला कह रहा है लोथल। लोथल याद रखिएगा, समुद्री व्यापार का
महत्वपूर्ण स्थल था, है ना। अब कह रहा है रावदाह के अवशेष को दफनाने, और सब सब जो होता है ना, सब शवदाह के अवशेष को दफनाने, याद रखिएगा कि प्रथा भी यहीं देखी गई, है ना। धान की भूसी, आधुनिक शतरंज, घोड़े, जहाज के जहाज की टेराकोटा की आकृति, सब यही मिले हैं। 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री कोण मापने वाले उपकरण भी आपको यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए लोथल का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लोथल को समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण स्थल माना गया, है ना। शव दफनाने वाला जो अवशेष यहीं से प्राप्त हुआ है। धान की भूसी यहीं से मिली है, याद रखिएगा। अभी तक गेहूं मिल रहे थे, लेकिन अब यहाँ धान की भूसी यहीं मिली है। याद रखिएगा आधुनिक शतरंज, आधुनिक शतरंज कहाँ मिला है बच्चों, याद रखिएगा लोथल में। आधुनिक शतरंज कहाँ मिला है, लोथल में। और मैथ के दृष्टिकोण से देखें तो लोथल सबसे महत्वपूर्ण जगह रहा, क्योंकि यहाँ पर 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री कोण को मेजर करने वाला उपकरण भी यहाँ देखने को मिला है। अब देखिए एक नेक्स्ट है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी में क्या मिला है भाई, तो देखिए कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल किसको माना जाता है, राखी गढ़ी को, है ना। टेराकोटा की ईंट यहीं से मिलती है, याद रखिएगा। टेराकोटा की ईंट, ईंट ईंट, मैं बार बार जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। टेराकोटा का ईंट यहीं से मिली है, कौन कहाँ से मिली है, तो याद रखिएगा राखी गढ़ी से, है ना। तो लोथल आपके समुद्री के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, है ना, समुद्री व्यापार के लिए, है ना। शतरंज भी वहीं से पाए गए, घोड़े भी वहीं देखे गए, जहाज की टेराकोटा के जहाज भी वहीं मिले, है ना। एंगल मेजरमेंट भी आपको वहीं देखने को मिला। राखी गढ़ी क्या है, सबसे बड़ा सिंधु घाटी का स्थल माना जाता है राखी गढ़ी, है ना। टेराकोटा की ईंट भी आपको यहीं देखने को मिली गई है। अब देखिए क्या कह रहा है, लोथल और कलिबंगा, लोथल और कलिबंगा, याद रखिएगा लोथल और कलिबंगा में चूड़ी कारखाना, खिलौना गाड़ी, गाड़ी में खिलौना होता है ना, ऊंट की हड्डियां यही मिली। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले चूड़ी कारखाना कहाँ को देखने को मिला, तो याद रखिएगा लोथल और कलिबंगा। लोथल और कलिबंगा में चूड़ी का सबसे बड़ा साक्ष्य आपको देखने को मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद का जो क्वेश्चन है ना, एक चीज और, यहाँ ऊंट की हड्डियां भी यही मिली है। तो सबसे पहले ऊंट की हड्डियां का अवशेष कहाँ मिला है, तो लोथल और कलिबंगा। आपसे ये भी पूछा सकता है कि क्या लोथल या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऊंट के बारे में जानते थे। अगर हड्डियां मिली है, अवशेष मिले हैं, तो कहीं ना कहीं लोग भी उसके बारे में जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। कह रहा है हिंदू घाटी सभ्यता में, सिंधु नॉट हिंदू, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की हड्डियों का पहला अवशेष कहाँ से मिलता है। ध्यान से सुनिएगा। सिंधु घोड़े की, किसकी बात हो रहा है, घोड़े की हड्डियों, घोड़े की हड्डियों का पहला अवशेष कहाँ से मिलता है, ध्यान दीजिएगा। तो घोड़े की हड्डियों का पहला अवशेष आपको कहाँ से मिलता है। ऑप्शन ए है आपका बनावली, बनावली कहाँ पड़ता है, हरियाणा। दूसरा बोल रहा है सुरका टोडा, सुरका टोडा कहाँ, गुजरात। सी बोल रहा है आलमगीरपुर, आलमगीर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। डी बोल रहा है मेहरगढ़, जो पाकिस्तान में है अभी फिलहाल। और ई उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में जवाब दें कि घोड़े की हड्डियों का पहला अवशेष कहाँ से मिला है। बनावली, सुरका टोडा, आलमगीरपुर, मेहरगढ़, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बच्चों 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए कि घोड़े की अवशेष की हड्डियां सबसे पहले कहाँ से मिली है। तो याद रखिएगा इसका आंसर है कि घोड़े की सब हड्डियां सबसे पहले आपको, याद रखिएगा, सुरकटोड़ा यानी गुजरात में मिला है। कहाँ मिला है, सुरकटोड़ा यानी गुजरात, गुजरात में सबसे पहले घोड़े की हड्डियां मिला है। जगह का नाम क्या है, तो वो जगह का नाम है सुरकटोड़ा, याद रखिएगा। आइए इस क्वेश्चन के आगे पीछे थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ से और भी क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। देखिए कह रहा है बनावली, बनावली क्या बोल रहा है भाई, कहता है सूखी हुई सरस्वती नदी पर है। बनावली जो है वो किस नदी पर है, तो सरस्वती नदी पर है, और सरस्वती नदी सूख गई है, इसलिए इसको लिखा कहा गया है कि सूखी हुई सरस्वती नदी पर है। यहाँ से खिलौना वाला हल, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। खिलौना वाला हल सबसे पहले कहाँ मिला, बनावली में। जौ भी आपको यही मिले, सबसे पहले जौ कहाँ मिले, यही मिले, बनावली।
और अंडाकार आकार की बस्ती, अंडाकार आकार की बस्ती भी आपको कहाँ देखने को मिला? बनावली। तो बनावली दो चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, किस नदी पर है? तो सरस्वती नदी पर है। खिलौने वाला हल जो मिला वो कहाँ मिला? बनावली मिला। जौ भी आपको यही मिले। अंडाकार की बस्ती सबसे पहले यही देखी गई। देखिए दूसरा बोल रहा है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर बोले तो उत्तर प्रदेश में यमुना के तट पर, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में यमुना के तट पर बसा हुआ है कौन? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ बसा हुआ है? यमुना के तट पर। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल यही है, याद रखिएगा, कौन? आलमगीरपुर। तो याद रखिएगा, पूर्वी स्थल किसे माना जाता है? सबसे पूर्वी स्थल किसे माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का? आलमगीरपुर को माना जाता है। यहाँ की प्रमुख खोजें में अगर बात करें तो तांबे के बने हुए टूटे फलक भी यहाँ देखे गए हैं। मिट्टी के बने वस्तुएं भी यहाँ आपको देखने को मिले। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आलमगीरपुर किस नदी के तट पर बसा है? तो याद रखिएगा, यमुना नदी के तट पर है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पूर्वी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता किसको माना जाता है? आलमगीरपुर, है ना। और आलमगीरपुर में तांबे की खोज हो चुकी थी, देखे गए हैं, मिट्टी के वस्तु देखे गए हैं। आगे देखिए, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल कौन कौन? एक हड़प्पा है और दूसरा मोहनजोदारो, है ना। क्यों भाई? यहाँ की शहरी नागरिक योजना सर्वोत्तम उदाहरण है। आपको पता है कि यहाँ का जो शहर का जो नियोजन था ये बहुत ही बढ़िया था, है ना। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की बात कर ले, है ना, जो उनके रोड थे उनकी बात कर ले, ये सब इन दो शहरों में बहुत उच्च स्तरीय थी, है ना। इसलिए कहा जाता है शहरी नागरिक योजना यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा सर्वोत्तम माना गया है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हैं, कौन कौन? हड़प्पा और मोहनजोदारो। इस चीज को याद रखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन यहीं से फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों की हड्डियों का अवशेष सबसे पहले कहाँ मिला? सुरकटोडा, जो कहाँ पड़ता है? आपके गुजरात में। आगे नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन किस ग्रिड पैटर्न पर आधारित था? ध्यान से सुनिएगा, किस ग्रिड पैटर्न बोल रहा है? ग्रिड पैटर्न पर आधारित था। ग्रिड पैटर्न क्या होता है भाई? किस तरह की वहां की ढांचा जो था वो किस प्रकार का बना था? तो पहला ऑप्शन है त्रिभुजाकार पैटर्न पे, दूसरा है वर्गाकार, तीसरा है आयताकार और चौथा है चरकु- चतुर्भुजाकार। ये चार हैं। तो सबसे पहले जल्दी से बताइए बच्चों, किस पर पैटर्न पर आधारित था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन किस पर आधारित था? तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा आयताकार पैटर्न। आयताकार पैटर्न पर आधारित था। चलिए इसके बारे में कुछ और क्वेश्चन हम लोग कुछ जानकारी दे देते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन किस पर आधारित था? आयताकार पैटर्न पर आधारित था। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगर आयताकार ग्रिड पर आधारित है, ठीक है, मैंने अभी बताया। दूसरा कह रहा है सड़कें उत्तर दक्षिण, यहां से ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सड़कें किधर किधर जाती थी? उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं में जाती थी। सड़क कहां से कहां? उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को कट करती थी, ठीक है। कह रहा है उत्खनन स्थलों के मुख्य रूप से तीन प्रकार के भवन पाए गए हैं। अगर उत्खनन मतलब एक्सकेवेशन के बाद जनरली तीन प्रकार के भवन वहां पर देखे गए हैं। वो कौन कौन था? निवास गृह, सार्वजनिक भवन और सार्वजनिक स्नानगार। मतलब एक निवास गृह, एक सार्वजनिक भवन और एक सार्वजनिक स्नानगार, जहां पर सारे लोग आपस में नहा मिलकर नहाते थे, है ना। आगे कह रहा है निर्माण के लिए हड़प्पाई लोग पक्की ईंट का उपयोग करते थे। यहां से ये इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पाई लोग जो थे वो किस तरह की ईंट का प्रयोग करते थे? तो याद रखिएगा, पक्की ईंट का प्रयोग करते थे। और मजेदार चीज, उस ईंट को जोड़ने के लिए वो लोग जिप्सम का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? जिप्सम का, है ना। तो ये चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से एक बार नीचे दिखा देता हूँ कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगर निकाय किस पे आधारित थे? याद रखिएगा, आयताकार पैटर्न पे आधारित थे। और आयताकार पैटर्न के बाद वहां पे कुछ चीजों मैंने और मेंशन किया है। सड़कें कहाँ से कहाँ जाती थी? उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ठीक है। एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ की जो सिंधु घाटी हड़प्पा के जो लोग होते थे वो पक्की ईंट का यूज करते थे, है ना, जिसे जिप्सम से जोड़ा जाता था।
आगे देखिए नंबर 7 देखिए क्या कहा है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता की जो मुहर है बोले तो सील स्टाम्प किस चीज की बनी होती थी। तो पहला ऑप्शन बोल रहा चट, दूसरा बोल रहा तांबे, तीसरा स्टेटाइट, डी टेराकोटा और लास्ट ई है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको जवाब देना है, 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए कि हड़प्पाई सभ्यता की मोहरें किस चीज की सामान्यतः बनी होती थी, ज्यादातर किस चीज की बनी होती थी, है ना। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है स्टेटाइट, स्टेटाइट की बनी होती थी। आइए जैसा इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। कह रहा मोहर बनाने के लिए सर्वाधिक स्टेटाइट का प्रयोग किया जाता था, है ना। हालांकि अगेट, चट, तांबा, कचाप जिसको फायांस बोलते हैं और टेराकोटा का भी मोहर मिले हैं, है ना, मिले हैं, लेकिन ज्यादातर योग किसका यूज करते थे, स्टेटाइट का यूज करते थे। याद रहेगा। कह रहा है तांबे, सोने, हाथी दांत की मोहरे को भी कुछ उदाहरण मिले हैं। इसके भी उदाहरण कुछ देखने को आपको मिले हैं कि इनकी भी मोहर आपको देखने को मिली है ना। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछाता है कि अगर मोहरे किस चीज की बनी है और वहां पे स्टेटाइट लिखा हुआ है, तो आप तांबे वामे पर टिक ना करें, आप सबसे पहले स्टेटाइट का यूज चूज करें। वो आंसर सबसे सटीक और सबसे सही है। कर अधिकांश मोहर पर चित्राक्षर लिपि में मुद्रा लेख भी है, मतलब मोहर में चित्र भी बने हुए थे जिसको अभी तक किसी ने पढ़ा ही नहीं है ना। इसको पढ़ पाना इतना आसान नहीं है। तो कहने का मतलब मोहर से क्वेश्चन भी बने हैं, पूछे गए हैं। मोहर किससे होते हैं, इस टाइप के बने होते हैं, है ना। और भी किस चीज के मोहर देखने गए हैं, तो चट के, तांबे के, कचाप के, टेराकोटा के भी मिले हैं। ठीक है। तांबे में आपको सोने, हाथी दांत के भी मोहर मिले हैं। यदि इसी क्वेश्चन में लिखा होता है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो क्या करते, है ना। तो जनरली अभी तक तो बीपीएससी ने स्टेटाइट को ही माना है, इवन यूपीएससी क्वेश्चन में भी स्टेटाइट को ही माना है ना। तो एक से अधिक में आप टेराकोटा को नहीं मान दीजिएगा। नंबर 8, कह निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो इसमें नाम लिखे गए हैं, बताना है कि इसमें से कौन जो है हड़प्पा के और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। देखिए सबसे पहला बोल रहा है आर डी बनर्जी, दूसरा के एन दीक्षित, तीसरा एम एस वत्स और डी जो है वी ए स्मिथ और ई जो है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आर डी बनर्जी, के एन स्मिथ, एम एस वत्स और बी ए स्मिथ। अब याद रखिए इसमें जो आंसर होगा, इसमें आंसर होगा बी ए स्मिथ। क्यों होंगे, है ना। आर डी बनर्जी मतलब अखिल दास बनर्जी संबंधित है, के एन दीक्षित भी है, एस एम वत्स भी है। चलिए इसको थोड़ा देखते हैं डिटेल में। आइए, कहता आर डी बनर्जी, आर डी बनर्जी ने किसका खोज किया था, मोहनजोदारो का खोज किया था। कब, 1922 में, सबको पता है। तो ये तो फिक्स है कि आंसर नहीं होगा क्योंकि ये जुड़े हुए हैं। पूछा आपसे क्या किया है, कौन संबंधित नहीं है, तो ये तो संबंधित है। उसका कह रहा है एम एस वस, कहता है हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित रहे हैं, हड़प्पा के उत्खनन से ये संबंधित रहे हैं कौन, एम एस वस। तो ये भी आपके आंसर नहीं होंगे क्योंकि ये संबंधित है। आइए के एन दीक्षित की बात करें, तो सभ्यता की खोज में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो ये भी आप आंसर गलत हो गए। अब देखिए वी एन स्मिथ की बात है, ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है, ये इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये आपके आंसर नहीं होंगे। और ये जो है ये सिविलाइजेशन के उत्खनन से संबंधित नहीं रखते हैं। तो याद रखिएगा, आर डी बनर्जी, एमएस और के एन दीक्षित, ये तीनों जो है, ये तीनों हमारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खनन से संबंधित रखते हैं। कौन नहीं रखते हैं, तो वी एस स्मिथ। और शायद ये क्वेश्चन आपकी बीपीएससी में पूछा भी गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है। पहला ऑप्शन है दामाबाद, दूसरा ऑप्शन है आलमगीरपुर, सी है सुरकोड, सुक्ता गोंडा जो बोलते हैं, उसके बाद रोपर और सी है उपयुक्त में से एक से अधिक। 10 सेकंड है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, है ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल किसे बोला जाता है।
दायमाबाद, आलमगीरपुर, सुर्खगेडौर, रोपर या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा रोपर। रोपर को उत्तरी स्थल का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है ना। आइए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो है वो रोपर है। कहाँ है रोपर? तो याद रखिएगा पंजाब में है। किस नदी पर है? तो याद रखिएगा सतलज नदी पर है। ठीक है। अब उसे मंदा कहा जाता है, जो कि किस नदी के बच पर बचा हुआ है? चिनाब, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। तो याद रखिएगा उत्तरी स्थल उस वक्त रोपर कहते थे, अब मंदा कहा जाता है, जो कि चिनाब नदी पर स्थित है। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल कौन सा है? दक्षिणी स्थल कौन सा है? याद रखिएगा दायमाबाद। दायमाबाद जो कि प्रवर प्रवर नदी पर है ना। प्रवर नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो दक्षिणी स्थल कहाँ है? याद रखिएगा दायमाबाद, है ना। कौन से नदी पर बसा हुआ है? तो प्रवर, है ना। कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिए कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कहाँ पड़ता है? सबसे पूर्वी स्थल याद रखिएगा आलमगीरपुर। अब आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा हिडोन नदी में बसा हुआ है, और ये उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, है ना। उत्तर प्रदेश में। तो और लास्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल कहाँ है? पश्चिमी, याद रखिएगा शुक्र इंदौर, जो कि आपके दहसक नदी पर है ना। और ये मकराना तट पर आपको देखने को मिलेगा, और ये पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर भी स्थित है। ये चार चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला, उत्तरी स्थल कौन है? तो याद रखिएगा रोपर, अब उसे मंदा कहा जाता है। दक्षिणी स्थल में कौन है? दायमाबाद। ठीक है। पूर्वी स्थल पर आलमगीरपुर, और पश्चिमी स्थल सूर्यगंडौर। ये चार आपको यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं, किस नदी पर बसे हुए हैं, किस नदी पर है, या किस जगह पर है, ये भी आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो इन चीज को आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 10 नंबर है आपका। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? ध्यान से सुनिएगा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल, ये नहीं पूछ रहा है सबसे बड़ा स्थल कौन है, ये पूछ रहा है सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है। ठीक है। तो सबसे पहला बोल रहा है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदारो, तीसरा बोला धोलावीरा, डी बोला राखीगढ़ी, और ई बोल रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड का टाइम। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है, वो सही आंसर है राखीगढ़ी। याद रखिएगा राखीगढ़ी जो है वो भारत का जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है ना। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। कह रहा है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल जो है वो राखीगढ़ी। तो सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, और भारतीय स्थल में अगर बात करें सबसे बड़ा, तो वो है राखीगढ़ी। बंदरगाह शहर किसे कहा जाता है? पोर्ट सिटी की अगर हम बात करें किसे कहा जाता है? याद रखिए लोथल को, बालाकोट को, सूत्रगंडोर और कुंतसी, इन सबों को पोर्ट सिटी कहा गया है। याद रखिएगा इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि लोथल को पोर्ट सिटी या बंदरगाह सिटी कहा जाता है, मैंने पहले भी बात किया है। अब यहाँ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? तो याद रखिएगा गेहूं और जौ। गेहूं और जौ जो थी यहाँ की प्रमुख फसलें थी। उसके बाद शेर का ज्ञान सिंधु भाषी सब को नहीं था, यानी यहाँ के लोग जो है सिंह जिसको बोलते हैं शेर, शेर के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। यानी लगभग में जितने जानवर हैं, है ना, गाय भैंस जो भी, गाय बोल दीजिए, ऊंट बोल दीजिए, घोड़े बोल दीजिए, इन सबों के बारे में वो परिचित थे, लेकिन शेर के बारे में इन लोगों ने परिचित नहीं थे। तो एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ कि क्वेश्चन क्या था, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कहाँ है? याद रखिएगा राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी जो है आपको कहाँ, इंडिया में ही पड़ता है, भारत में ही पड़ता है। और अगर सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल माना जाए तो मोहनजोदड़ो को माना गया है। तो ये आपका जो था, ये टोटल 10 क्वेश्चन थे। ये 10 क्वेश्चन आपके
अगर आप इन 10 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि सिंधु घाटी सभ्यता से अगर क्वेश्चन पूछे गए तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।